हेलो विद्यार्थीगण। मैं इसके कश्यप आपको भारत दर्पण चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अपना ये कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। नई लोकसभा की चुनाव की प्रक्रिया अब चंद दिनों में ही प्रारंभ होने वाली। तो लोकसभा का गठन और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ साथ हम विधानसभा का गठन और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी देखें, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जहां पर विधानसभा का चुनाव भी साथ साथ होगा। जैसे आपको ज्ञात भी था कि 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हुआ करता भी था, लेकिन 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया और फिर इंदिरा गांधी काल में अनेक अनेक एक दो नहीं 50 बार विधानसभा को भंग कर दी गई। इसके कारण लोकसभा विधानसभा का चुनाव भिन्न भिन्न और सालों भर चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। तो आज हमें संसद के बारे में नहीं बल्कि मूलतः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे, जो संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका का अंग होता है। संघ की कार्यपालिका के लिए संविधान में अनुच्छेद 52 से 78 तक और राज्य की कार्यपालिका के लिए 153 से लेकर 167 तक उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ का मंत्रिपरिषद, जबकि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद को शामिल किया जाता है। तो इसमें मात्र 3 अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री और संघ की मंत्री परिषद के लिए: अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78। उसी प्रकार राज्य में भी केवल 3 अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है: 163, 164 और 167। देखिए समानता क्या है, 74 75 के बाद 2 76 77 2 अनुपस्थित है, 78 163 164 के बाद 2 अनुपस्थित है, तो 167। तो दोनों में समानता है। एक याद रहेगा, दूसरा स्वतः अपने आप याद होगा। किसी प्रकार का उसमें कहीं भी यदि आप इसको अंतर को निकाल कर देखें, 163 माइनस 74 करें, देखिए सब में एक समान अंतर आएगा। सबकी जो है अंतर आप देखिए निकाल कर देखें, 163 माइनस 74, 13 में 4 गया, कितना हो गया 9, 4 9। उसके बाद चलिए 15 में 7 गया 8। देखिए 89 का अंतर। तो टोटल 89 अनुच्छेद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर क्वेश्चन पूछे तो प्रधान कितनी का अनुच्छेद का अंतर है, 89 अनुच्छेद का अंतर है। तो एक यदि याद रहेगा, 89 का माइनस करके या प्लस करके हम दूसरा को निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य और मुख्यमंत्री कर्तव्य में भी 89 का ही अंतर आएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में 89 का अंतर आएगा। 89 अनुच्छेद के अंतर पर इसको याद रखना है। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 75 कहता है कि पहले चलिए 74 को देख लें। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं और मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति अपने सभी संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करेगा। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा और मंत्री परिषद की सलाह से अपना सभी संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करेगा। ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसके पहले 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में दिया गया, यह स्थापित किया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में कि प्रधानमंत्री एवं संघ का मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। जो दिया गया उसको राष्ट्रपति को स्वीकार करना होगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में 42वां इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया और दिया गया कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।
तो मंत्री परिषद का गठन करेंगे कौन? राष्ट्रपति। क्यों करेंगे? अपनी सलाह के लिए करेंगे। मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 75, बस 74 में केवल इतना ही है। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। अर्थात प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति होती, अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्टेड नहीं होता। लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। राष्ट्रपति का किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे इसका उल्लेख संविधान में नहीं। हाँ, व्यवहारिक में है कि प्रधानमंत्री वो होता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन जब यदि बहुमत किसी को नहीं हो, किसी गठबंधन को बहुमत नहीं हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर जिसे लगता है कि वो इस पद के योग्य हैं या जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, उसको वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। सबसे बड़े दल के नेता के रूप में, सबसे बड़े दल के गठबंधन के नेता के रूप में, तो जो उनका विवेक है, ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। किसे नियुक्त करेंगे इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संघ के मंत्री परिषद के मंत्री को नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 75 में ही लिखता है, 75 का 1 नंबर कर दिए इसको। 75 का 1 नंबर का पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संघ के मंत्री परिषद के सदस्य को नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 75 1 का क कहता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या निम्न सदन का अर्थात लोकसभा, जब बोला गया निम्न सदन, तो निम्न सदन का अर्थात लोकसभा का, निम्न सदन अर्थात लोकसभा का अधिकतम 15% हो सकता है। अर्थात लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 गुने 15/100, अधिकतम इतना ही मंत्री हो सकता है। ऐसे ये 75 का क जो है जोड़ा हुआ, मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में मंत्री परिषद में मंत्रियों के आकार को निर्धारित किया गया। अर्थात मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या निम्न सदन का अधिकतम 15% हो सकता है। इसका उल्लेख देखिए 91वां संविधान संशोधन। अब यहाँ 3 अनुच्छेद है, 74, 75 और 78। अब देखिए 3 संविधान संशोधन भी इससे जुड़ जाता है। 44वां संविधान संशोधन के आधार पर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। 42वां में कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह को मानने के राष्ट्रपति बाध्य हैं। और यहाँ 91वां में आया कि मंत्री परिषद की आकार को निर्धारित कर दिया गया। तो अनुच्छेद और संविधान का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और आर्टिकल, दोनों की आवश्यकता आज के दौर में बराबर, जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों को ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 75 1 का क कहता है कि निम्न सदन का अधिकतम 15%, निम्न सदन का अधिकतम 15% के बराबर मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या हो सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 75 का 2 नंबर का पॉइंट कहता है, अनुच्छेद 75 का 2 नंबर का पॉइंट कहता है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा तक, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वो पद पर, ध्यान रखना है कि प्रसाद पर्यंत शब्द का संविधान में प्रयोग यदा कदा ही किया गया है। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 76 कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अर्थात प्रसाद पर्यंत का उल्लेख अनुच्छेद 75 2 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 76 में है और अनुच्छेद 155 में भी प्रसाद पर्यंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इनको पद से हटा सकते हैं।
75(2) कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 का 3 कहता है, ये आपका 75(2) बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। अनुच्छेद 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये संघ का एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 75(2) के आधार पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है और 75(3) के आधार पर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 का 4 नंबर का पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित संघ के मंत्री को प्रधानमंत्री सहित संघ के मंत्री को अनुसूची 3 में जो शपथ पत्र है, उस शपथ पत्र के आधार पर वो शपथ दिलाएं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 75(4) में। तो 75 का 1 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की परामर्श पर संघ के मंत्री को नियुक्त करेंगे। 75 का 2 कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत संघ का मंत्री अपने पद को धारण करेंगे। 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। 75 का 4 कहता है कि मंत्री परिषद को शपथ संविधान की अनुसूची 3 के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाए। अब है कि मंत्रिपरिषद जब शब्द बोला गया तो मंत्रिपरिषद, अब जब हम शब्द बोले मंत्रिपरिषद का, तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, और एक शब्द हो जाता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, दोनों में क्या संबंध होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और एक नहीं कई बार, एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। जब बोला गया मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है। यही होता है, ये है आपका मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 75(5) में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, और यदि नहीं और उसे मंत्री बनाया गया तो वह बिना सदस्य बने अधिकतम 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है। अधिकतम 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है। 6 महीना के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर यदि नहीं बन पाया तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा या उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जिस वक्त बने थे पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने उस वक्त वो दोनों में से किसी का मेंबर नहीं थे। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री बने एचडी देवगौड़ा, वो भी दोनों में से किसी सदन का मेंबर नहीं थे। 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं थे। प्रधानमंत्री बनने के समय देवगौड़ा तो एमएलए थे, कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए कहता है लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, और देवगौड़ा जो है प्रधानमंत्री बनने के समय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, और पीवी नरसिंह राव तो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री बनने के समय इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। मनमोहन सिंह पूरे 10 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री काम किए। इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, ये सभी राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री के तौर पर काम किए। इंदिरा गांधी बाद में लोकसभा का चुनाव लड़कर आई, पीवी नरसिंह राव लोकसभा का चुनाव लड़कर आए। तो मंत्रिपरिषद में सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि दोनों में से किसी एक का मेंबर हो, यदि नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री जब परिषद बोला गया
तो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं कौन कौन? तो मंत्री परिषद जब बोला गया तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार का मंत्री होता है। एक को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, एक को बोला गया कैबिनेट मंत्री, दूसरा को बोलते हैं राज्य मंत्री, दूसरा को बोलते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री का ही एक उपखंड होता है। जैसे 75 एक का क, तो राज्य मंत्री का ही एक उपखंड होता है, इसे बोला जाता है राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार। और तीसरा जो मंत्री होता है उसे बोलते हैं उप मंत्री। तो मंत्री 3 प्रकार का होता है, अर्थात मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, जब बोला गया मंत्री परिषद प्रधानमंत्री उसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, 3 प्रकार का मंत्री होता है। ये सभी को सामूहिक तौर पर मंत्री परिषद कहते हैं। जबकि केवल और केवल कैबिनेट मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहेंगे, केवल और केवल कैबिनेट मंत्री के सदस्य को बोलते हैं मंत्रिमंडल, इसे बोला गया मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल का एक छोटा सा भाग हो जाता है मंत्री परिषद का एक छोटा सा भाग हो जाता है मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद बोला गया तो उसमें मंत्रिमंडल शामिल है, लेकिन जब मंत्रिमंडल बोला गया तो उसमें मंत्री परिषद शामिल नहीं होता। और मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में केवल एक बार हुआ है, और वो हुआ है अनुच्छेद 352। वास्तव में मंत्रिमंडल शब्द तो मूल संविधान में था ही नहीं। 44वां संविधान तक, फिर से एक बार ध्यान रखना है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। जिस प्रकार से 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में रातों रात जो है बिना मंत्री परिषद के सलाह के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था फखरुद्दीन अली अहमद ने, तो उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ये सब जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में केवल और केवल एक बार, यहाँ पर अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है, 75 में मंत्री परिषद है, उसी प्रकार अनुच्छेद 163, 164 में मंत्री परिषद है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा गया है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है अनुच्छेद 352 में, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल यह स्पष्ट हो गया। तो मंत्री परिषद जब बोला गया तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार या उप मंत्री, मंत्री 3 प्रकार का होता है। अब राज्य मंत्री मतलब किसी राज्य का, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र का मंत्री नहीं है। कैबिनेट मंत्री के जो असिस्टेंट होते हैं, कैबिनेट मंत्री के जो सहयोगी होते हैं, उसे राज्य मंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री एक पद का नाम है। राज्य मंत्री से, अब नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल है, यहाँ भी होगा कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री। नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल है, यहाँ भी होगा कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री। जैसे पटना कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का एचओडी और प्रोफेसर होंगे, बीएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के एचओडी और प्रोफेसर होंगे, एएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के एचओडी और प्रोफेसर होंगे। तो एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट पद का नाम है, प्रोफेसर पद का नाम है, हर कॉलेज में एचओडी। हर उसी प्रकार जिसकी सरकार होगी, जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री होंगे, उनके पास जो है इस शब्द का प्रयोग होगा, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। तो राज्य मंत्री, अब अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, तो गृह पूरे देश के, उसी प्रकार गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, तो भी पूरे देश के गृह राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री और उप मंत्री, संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया। यह एक गैर संवैधानिक शब्द है। यह तो अब तक 1, 2 नहीं 7 बार उप प्रधानमंत्री, 7 उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, यशवंत भाई चौहान,
चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी 7 उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। यह मंत्रिमंडलीय आदेश या प्रधानमंत्री के आदेश से इस पद का गठन कर दिया जाता है। तो उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख संविधान में नहीं। ये हो गया मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद अपना सभी निर्णय के लिए इंग्लैंड की, यूके की संविधान से प्रभावित होकर मंत्री परिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यही कारण है कि यदि एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद अर्थात संघ के मंत्री को, संपूर्ण मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होता है। ध्यान रखना है कि यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दिए तो संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र हो जाएगा। अमित शाह त्याग पत्र दिए तो केवल अमित शाह का त्याग पत्र होगा। राजनाथ सिंह त्याग पत्र दिए तो केवल राजनाथ सिंह का त्याग पत्र होगा। लेकिन यदि नरेंद्र मोदी त्याग पत्र दिए तो सभी मंत्री का सामूहिक तौर पर स्वतः त्याग पत्र हो जाता है। अलग अलग को त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मंत्री परिषद अपने सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यदि एक मंत्री के विरुद्ध भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद अर्थात प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होता है। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है वह मंत्री परिषद, यहाँ भी देखिए शब्द मंत्री परिषद का ही उल्लेख है, वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करे और लिया गया निर्णय की सूचना स्वतः अपने मन से राष्ट्रपति को दे, या राष्ट्रपति को यह अधिकार है अनुच्छेद 78 के आधार पर वह प्रधानमंत्री से निर्णय की सूचना मांग सकता है कि आज हमारा मंत्री परिषद की जो बैठक हुई उसमें किस विषय पर चर्चा हुआ और क्या निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी मुझे दिया जाए। तो दोनों प्रकार से पूछ सकता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है वो मंत्री परिषद के द्वारा लिया गया निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को दे, या राष्ट्रपति को यह अधिकार है अनुच्छेद 78 के आधार पर कि मंत्री परिषद के निर्णय की सूचना को वो मांग सकता है। तो यहाँ पर यही 3 अनुच्छेद 74, 75 और 78। अब चलिए बीच में देखिए 2 है, जो अनुच्छेद 76 है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 77 कहता है 77 कहता है कि संघ सरकार की सभी कार्यपालिका आदेश, सभी कार्यपालक आदेश, सभी जितना भी कार्यपालक आदेश है, सभी कार्यपालक आदेश राष्ट्रपति के नाम जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेंगे, प्रधानमंत्री संघ का मंत्री परिषद जो भी आदेश जारी करेगा वो आदेश राष्ट्रपति के नाम जारी किया जाएगा। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 77 में। तो ये था आपका संघ का मंत्री परिषद। आज के दौर में उप मंत्री नहीं बन पाते हैं क्योंकि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का ही आधार पर वो कोटा पूरा हो जाता है मंत्री की संख्या। और वर्तमान में चलिए तो आपका है मिनिमम मंत्री को बनाना ही है। सरकार का भी उत्तर इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया है। तो मंत्री परिषद में वर्तमान में उप मंत्री लगभग देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए यदि आप प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद से परिचित हो गए तो बहुत ही आसान है। अब केवल फोटो कॉपी करना है, केवल प्रतिलिपि है, वो है राज्य मंत्री परिषद। अब कुछ नहीं करना है, देखिए बस इसको एक डायग्राम के माध्यम से चलिए संघ और राज्य का यहाँ करते हैं, राज्य की मंत्री परिषद। कितना आसान सा शब्द हो जाता है। जहां पर राष्ट्रपति लिखा हुआ है, जहां पर राष्ट्रपति लिखा हुआ है, यदि आप रीजनिंग की भाषा में उसे राज्यपाल पर है। जहां पर प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, रीजनिंग की भाषा में उसे सीएम अर्थात मुख्यमंत्री पर है। जहां पर लोकसभा लिखा हुआ है, यदि उसे आप रीजनिंग की भाषा में विधानसभा पर है, विधानसभा पर है। जहां पर राज्यसभा लिखा हुआ है, यदि उसे रीजनिंग की भाषा में आप विधान परिषद पर है।
तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर किसी चलिए जहाँ पर संसद लिखा हुआ है वहां यदि आप उसे विधान मंडल पढ़े, अब किसी प्रकार का कुछ अंतर नहीं करना। यहाँ पर आपने पढ़ा कि अनुच्छेद 74 के आधार पर राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए संघ का मंत्री परिषद का गठन करते हैं, तो अनुच्छेद 163 के आधार पर राज्यपाल अपनी सलाह के लिए राज्य मंत्री परिषद का गठन करते हैं। यहाँ पर है कि अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से अपने तमाम संवैधानिक कार्य को पूरा करेंगे। 163 कहता है राज्य मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल अपने सभी संवैधानिक कार्य को पूरा करेंगे। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे। 75 का 1 नंबर का पॉइंट ही कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति संघ के मंत्री को नियुक्त करेंगे। 164 का 1 नंबर का पॉइंट कहता है कि मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल ये मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद के सदस्य को नियुक्त करेंगे। जैसे यहाँ पर मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या राज्य मंत्री का प्रभार और उप मंत्री 3 प्रकार। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार या उप मंत्री। यहाँ भी मंत्री परिषद में वही 3 शब्द होगा। यहाँ पर आपने पढ़ा कि मंत्री परिषद का सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, तो सामूहिक रूप से विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर आपने 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में यह निर्धारित किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की आकार लोकसभा का अधिकतम 15%, यहाँ विधानसभा का अधिकतम 15%। थोड़ा सा अंतर है, यदि 15% की संख्या 12 से कम हो तो कम 15% होना चाहिए, लेकिन 12 से कम नहीं हो। जैसे गोवा है तो 40 सीट ही वहाँ है, 40 गुने 15/100 तो मात्र 6 होता है। कहता है नहीं 6 नहीं बल्कि 12 होगा। तो मंत्री परिषद का संख्या जो है वह निम्न सदन का 15%, लेकिन न्यूनतम 12 होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपने पढ़ा कि मंत्री परिषद का छोटा सा भाग होता है मंत्रिमंडल। यहाँ भी वही हो जाएगा, मंत्री परिषद का छोटा सा भाग हो जाएगा मंत्रिमंडल। तो सभी मंत्री को मंत्री परिषद और केवल कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहते हैं। तो जो शब्द यहाँ लिखना है वही शब्द यहाँ लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने पढ़ा कि अनुच्छेद 78 के आधार पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्री परिषद के लिए गए निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को दे। यहाँ है अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये देखिए बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करे और लिया गया निर्णय की सूचना राज्यपाल को दे। यहाँ पर जिसे बताए थे 76 में है महान्यायवादी, यहाँ पर 165 महाधिवक्ता। यहाँ पर 77 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालक आदेश राष्ट्रपति के नाम जारी होगा। यहाँ 166 कहता है कि राज्य का सभी कार्यपालक आदेश राज्यपाल के नाम जारी होगा। बस उन 89 अनुच्छेद का अंतर है, इतना भी यदि याद रखते हैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के गठन के प्रक्रिया में 89 अनुच्छेद का अंतर है। यहाँ 74 है तो यहाँ 163, यहाँ 75 तो यहाँ 164, यहाँ 78 तो यहाँ 167। ये संघ की कार्यपालिका है, ये राज्य की कार्यपालिका है, तो दोनों का एक ही। इस प्रकार से यदि आपको एक याद रखते हैं तो दूसरा स्वतः अपने आप याद हो जाता है, उसके लिए अलग से याद रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ भी निम्न सदन का लोकसभा, यहाँ निम्न सदन विधानसभा का 15%। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। राज्य मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। तो ये संघ का मंत्री परिषद बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए।
तो राज्य का मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना चाहिए। यदि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो 6 महीना के अंदर दोनों में से किसी का मेंबर बनना होगा, नहीं तो इस्तीफा देना होगा। यहाँ यदि मुख्यमंत्री या मंत्री किसी वैसे व्यक्ति को बनाते हैं जो एमएलए या एमएलसी नहीं है तो 6 महीना के अंदर उन्हें एमएलए या एमएलसी के पद पर निर्वाचित होना होगा या इस्तीफा देना होगा। तो दोनों की अब समान प्रक्रिया है। तो अनुच्छेद 74, 75, 76, 77, 78, 163, 164, 165, 166, 167 इन सभी अनुच्छेद से आप भली भांति परिचित हो चले। यहाँ पर है कि मंत्रिपरिषद अपने सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से, यहाँ भी मंत्रिपरिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यदि एक मंत्री के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होगा। यदि एक सदस्य के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा। देखिए दोनों की कार्यपालिका पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह काफी रोचक और तथ्य से पूरे तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और सरल भाषा में शब्दों को साथ आपको रखा गया। और यदि वाकई में ऐसा है, आपको यह रुचिकर और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलेंगे। और अक्सर हाँ देखते हैं कि विद्यार्थी शेयर और सब्सक्राइब करने में पता नहीं उनकी अंगुली क्यों कांपने लगती है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें।